अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अब सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम कोविड-19 के सीज़न 2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम कुछ बची हुई प्रिपरेशंस के हवाले से बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, और कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसके डिस्कस करेंगे। दो मेथड्स प्रिपरेशंस के हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे, और जो रह गए थे वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशंस करवाई थी, और अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तैयार करवाए थे। आज हम थर्ड मेथड आपको देने जा रहे हैं, वो है ग्रीनॉड रिएजेंट वाला मेथड। इसको हम कहते हैं कार्बोनेशंस ऑफ ग्रीनॉड रिएजेंट। कार्बोनेशन इसलिए कहते हैं कि ग्रीनॉड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इसमें, तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले ग्रीनॉड रिएजेंट जो है कैसे तैयार किए जाते हैं वो हमें सबको ही पता है, पहले हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारे पास मिलने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो ग्रीनॉड रिएजेंट होती है। ग्रीनॉड रिएजेंट डाइथाइल ईथर के अंदर ही स्टेबल होती है और उसी के अंदर ही इसको रखा जाता है। इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होती है वैसे ही हम इसके रिएक्शन कर लेते हैं कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो ग्रीनॉड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो इसका बनता है साल्ट, कार्बोक्सिलेट साल्ट मैग्नीशियम के साथ, फिर इसकी करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और हमें अपना रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। हमें जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हम उतने ही कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करवा लेते हैं ग्रीनॉड रिएजेंट बनाने के लिए। अगर हम ब्यूटायरिक एसिड चाहिए तो हम इस्तेमाल करवाएंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। हमेशा याद रखिएगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपने लेना है, जितने कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड, हर उससे हमेशा 1 कार्बन कम वाला इस्तेमाल करवाना है। ठीक है जी। अगर हमें ब्यूटायरिक एसिड इस्तेमाल करवाना है, ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, तो हमें इस्तेमाल करवाना पड़ेगा 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह अगर हमें एसिटिक एसिड यहाँ पे दरकार है तो हमें मिथाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड दरकार होगा तो हमें यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें जो ग्रीनॉड रिएजेंट मिलेगा प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन सबसे पहले करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पहले स्टेप में वही इसका कार्बोक्सिलेट का साल्ट बनेगा, फिर दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करवा ली जाती है। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ब्यूटारिक एसिड मिल जाता है। ठीक है जी, ये नीचे इसका मैकेनिज्म भी बाकायदा दिया हुआ है इसके हवाले से। नेक्स्ट फोर्थ मेथड हमारे पास है एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, दोनों मेथड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले सकते हैं, लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथनॉल बनता है। और बेसिक हाइड्रोलिसिस ज़रा ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इसमें स्टेप बढ़ जाता है। सबसे पहले कार्बोक्सिलेट साल्ट मिलता है, फिर उसको हम आगे हाइड्रोलाइज करवाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी। बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि सबसे पहले किसी भी एस्टर का रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं तो हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट मिलेगा। सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट दैट इज़ द सोप बेसिकली। इसी वजह से इसको सेपोनिफिकेशन स्टेप भी कहते हैं, पहले स्टेप को। तो यहाँ पे जो सोडियम एसीटेट मिलेगा या सोडियम कार्बोक्सिलेट जो भी साल्ट मिलेगा हमें, उसका आगे फर्दर हम स्टेप नंबर 2 में एक्वस HCl के साथ इसको हम कोई भी डिल्यूट एसिडिक सोल्यूशन, मिनरल एसिडिक सोल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, तो हमें अपना रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल दी है यहाँ पे इथाइल एसीटेट की। इथाइल एसीटेट को NaOH के साथ ट्रीट करें, NaOH के साथ एक्वस सोल्यूशन के साथ, तो हमें सोडियम एसीटेट मिलेगा। सोडियम एसीटेट का रिएक्शन फिर हम करवाएंगे
एक्वस HCl के साथ, तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। हमें जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे कि एस्टर के साथ जो चेन लेनी है वो कितने कार्बन वाली हमें चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, वो है जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ऑक्सीडेशन से हम भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जा सकते हैं। अल्कीन की ऑक्सीडेशन जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट से भी होती है, ऑक्सीडेशन इसकी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी होती है, ओजोन के साथ भी होती है। डिफरेंट मेथड्स हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन के। क्लीवेज का मतलब होता है टूट जाना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है जी। KMnO4 जो है 3 कंडीशन में इस्तेमाल करवा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। बेसिक कंडीशन, हार्ट बेसिक कंडीशन, हार्ट एसिडिक कंडीशन, या न्यूट्रल KMnO4 भी इस्तेमाल हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में अगर हीट करेंगे अगर आप कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए अल्कीन को, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तीनों कंडीशन में ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको हम सिर्फ एक मेथड एक बता रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। KMnO4 बेसिक कंडीशन में हम हीट करेंगे। अगर हम हीट नहीं करेंगे, बिल्कुल डिल्यूट बेसिक कंडीशन रखेंगे और कोल्ड रखेंगे और बेसिक कंडीशन रखेंगे, तो फिर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो टूट के डबल बॉन्ड जो है वो डाइयोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रखेंगे OH का बेस का और साथ में हीट भी करेंगे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद सबसे बेसिक कंडीशन में डेफिनेटली पहला मसला तो यही होगा कि कार्बोक्सिलेट साल्ट मिलेगा, उसको फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद एक प्रॉब्लम भी है इसके साथ। प्रॉब्लम ये है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ही अल्काइल ग्रुप हों तो फिर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, फिर आपको कीटोन मिलेगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशन में हो या सिस में हो, ये मैटर नहीं करता। इसमें सिर्फ शर्त ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर जैसे नीचे एग्जांपल दी है कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो हमने दोनों अल्काइल ग्रुप लगा दिए, मिथाइल और इथाइल, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे हमने मिथाइल भी लगा दिया और हाइड्रोजन भी लगा दिया। अब ये वाला पार्ट जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना लेगा, लेकिन अगर दूसरे वाले पार्ट की बात की जाए जिसपे दोनों ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कीटोन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। तो इस रिएक्शन की ये लिमिटेशंस भी है, समझ लें। ठीक है जी। अब दूसरा रिएक्शन देखें, इससे बिल्कुल सिमिलरली इससे मिलता जुलता है, लेकिन हमने यहाँ बेस नहीं इस्तेमाल किया, जस्ट KMnO4 के साथ हीट किया, तब भी वही सूरत हाल बनी कि जिस कार्बन पे दोनों ही मिथाइल ग्रुप थे, दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हों तो वो कीटोन बनाएगा, जिस कार्बन पे एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन हो तो वो पार्ट जो है क्लीव होके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। जी, ये मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑर्डर की, कलर की। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो तो पहली बात कलरलेस लिक्विड्स ही होते हैं, गैस इनमें से कोई भी नहीं होता। सबसे सिंपलेस्ट मेंबर इसका फॉर्मिक एसिड है, वो भी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। ये क्यों होता है ये आगे जाके अगले पॉइंट में हम बताएंगे। लेकिन ऑर्डर होती है डिसएग्रीएबल ऑर्डर्स होती हैं इसकी, मतलब अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। कार्बोक्सिलिक एसिड विद 5 to 10 कार्बन्स, 5 to 10 के दरमियान में नीचे वाले भी ऐसे ही हो। 5 to 10 वाले जो होते हैं कहते हैं वो गॉटी ऑर्डर रखते हैं, लेकिन नीचे वालों की भी कोई खास अच्छी स्मेल नहीं होती। आप विनीगर की स्मेल देख लें, आपको कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है जी। 5 to 10 वालों की तमाम की कहते हैं गॉटी ऑर्डर। जैसे आप भेड़ों का रेवड़ हो और उसके अंदर चले जाएं तो आपको एक ख़ास स्मेल आती है, तो वो स्मेल 5 to 10 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बिल्कुल ऐसी स्मेल होती है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि दीज एसिड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ स्किन बैक्टीरिया। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं स्किन बैक्टीरिया से भी पैदा होते हैं ऑन ह्यूमन सेबम। हमारे बॉडी के ऊपर जो ऑयल होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं।
नेचुरली तौर पे हमारी बॉडी से एक तो ऑयल सक्रीट होता है, यानी जहाँ पे हमारी स्किन थोड़ी थोड़ी नमी वाली होती है वहाँ पे ज़्यादा ये खदशात होते हैं कि वहाँ से स्मेल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी कुछ वक्त के बाद, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो बहुत जल्दी करते हैं। जैसे हेक्सानोइक एसिड है, ये इंसानी पसीने की स्मेल जो होती है वो इसी की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। या फिर आप कहीं ऐसे रूम में चले जाएं जहाँ इंसान ज़्यादा बैठे हों और आपको ज़्यादा ये ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वहाँ वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो, पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स हो, तो जैसे ही आप रूम में एंटर होंगे तो आप एक स्मेल वहाँ से आपको आएगी जो कि आपको अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही कमालात हैं जनाब सारे। अच्छा जी, एसिड्स विद मोर देन 10 कार्बन आर वैक्स लाइक, 10 कार्बन से ज़्यादा वैक्स लाइक होते हैं, ये सॉलिड हो सकते हैं, उससे जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे उनकी फिजिकल स्टेट डेफिनेटली चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, देयर ऑर्डर डायमेंशंस विद द इंक्रीजिंग द मोलर मास, जितना जो कार्बन बढ़ता जाएगा वो सॉलिड फेस में आते जाएंगे, उनकी जो स्मेल है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, आएगी तो सही लेकिन वो क्या कहते हैं डिसएग्रीएबल नहीं होगी कार्बन की तादाद बढ़ने से, और उनकी वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डेफिनेटली कार्बन की तादाद बढ़ने से वॉलेटिलिटी डिक्रीज ही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने बात की थी कि सारे के सारे ये लिक्विड होते हैं स्टार्ट से ही, फिर या सॉलिड होते हैं या वैक्सी होते हैं। ऐसी बात क्यों है कि वो लिक्विड ही क्यों होते हैं, स्मॉलेस्ट मेंबर भी इसकी मेन वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें उसको हल किया, जैसे विनीगर जो है एक्वा सोल्यूशन में आता है, विनीगर का मतलब यही होता है कि एक्वा सोल्यूशन का एसिटिक एसिड का एसिड इज विद 1 to 4 कार्बन एटम्स आर कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर। ठीक है जी, 1 to 4 वाले जो कार्बन है कंप्लीटली कहते हैं मिसिबल हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है द कार्बन चेन इंक्रीज, जैसे हम बढ़ते जाएंगे डेफिनेटली उनका नाम फिर चेंज होता चला जाएगा। 5 6 से 4 से स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसको हम फैटी एसिड्स भी कहना शुरू कर देते हैं 4 कार्बन से। तो जितने हायर मेंबर होंगे वो फैटी एसिड्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। फैटी एसिड्स हमें पता है कि तकरीबन हम उन्हें नॉन पोलर समझते हैं, फैटी एसिड्स को वाटर के अंदर मिसिबल नहीं होते। हेक्सानोइक एसिड ने बेयरली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा हल होता है 1 ग्राम 100 ग्राम वाटर के अंदर। पामेटिक एसिड्स है विल लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स कंपोनेंट्स होता है। पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड्स जिनके साथ फैट जो तकरीबन 10 कार्बन से प्योर जो होते हैं, आगे वाले जितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो बिल्कुल भी पानी के साथ इनकी दोस्ती नहीं लगती, बल्कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथेनॉल, टॉलिन, डाइथाइल ईथर में आमतौर पे हल हो जाते हैं। वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने यहाँ पे शो की हुई है। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो एबिलिटी रखते हैं डाइमर बनाने की। मैंने नीचे डाइमर फॉर्मेशन की शक्ल दी, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और दूसरे वाले के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है वो पहले वाले के कार्बोनिल के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। इसी वजह से ये डाइमर, साइक्लिक डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लोअर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है जी, और इनका मॉलिक्यूलर मास भी डबल हो जाता है। डेफिनेटली जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा, वो डाइमर फॉर्म में होंगे। खासकर जब ये वेपर फेस में होते हैं या इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए जस्ट लाइक बेंजीन, तो फिर ये डाइमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर वाटर में डाले जाएंगे तो वाटर में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, याद करिएगा क्योंकि रखिएगा, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए खुद अपने साथ डाइमर फॉर्मेशन कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी, उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपने साथ डाइमराइजेशन कर सकें। ठीक है जी, अब जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड बिकम डबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड को कर हम बेंजीन के अंदर हल करें तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है। एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 60 है, लेकिन अगर वेपर फेस में या इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखें तो 120 हो जाता है। क्यों 120 हो जाता है? क्योंकि बेंजीन बिल्कुल नॉन पोलर है, एसिटिक एसिड पोलर मॉलिक्यूल है, तो एसिटिक एसिड बेंजीन के साथ तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाएगा। तो फिर क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ही एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के डाइमराइजेशन कर लेते हैं। इस वजह से, इसी डाइमराइजेशन की वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो डबल हो जाता है।
नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो खासकर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के हवाले से हैं। बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से तो कॉमन ट्रेंड है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। बॉइलिंग पॉइंट तो आप देखें, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलोरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, इनका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। वो तो कार्बन की तादाद बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से देखा जाए तो फॉर्मिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 8 है, एसिटिक एसिड का 17 है, ठीक है जी। 8 से 17 तो बात समझ में आती है कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका 17 होना चाहिए। लेकिन आगे ही चले जाएं तो प्रोपियोनोइक एसिड का -22 है, यानी एसिटिक एसिड से भी कम है। और फिर ब्यूटारिक एसिड का प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड से थोड़ा सा फिर ज़्यादा हो गया। फिर इसके बाद वैलोरिक एसिड फिर कम हो गया। यानी कि अगर आप देखें कि इवन और ऑड नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है, कि अगर आप दो का कंपैरिजन करवाते चले जाएं कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में इवन नंबर है कार्बन के, तो इवन नंबर कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऑड का कम है। नेक्स्ट, अगर प्रोपियोनिक एसिड का और ब्यूटारिक एसिड का आपस में कंपैरिजन करवाएं आप, तो ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन है और प्रोपियोनिक एसिड में 3 कार्बन है, तो इवन नंबर वाले का ज़्यादा है और ऑड नंबर वाले का कम है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट भी ऐसे वैलोरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड में अगर आप कंपैरिजन करवाएं तो वैलोरिक एसिड में 5 हैं, ऑड नंबर हैं कार्बन के, और कैप्रोइक एसिड में इवन नंबर हैं कार्बन के। इवन नंबर कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और ऑड वाले का कम है, ठीक है जी। नहीं, जर्नल हम देखें तो ऑड वाले के कम हमें नज़र आ रहे हैं और इवन वाले के मेल्टिंग पॉइंट थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट्स के हवाले से। ब्यूटारिक एसिड तक तो सारे के सारे सॉल्युबल हैं, फिर आगे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है के हवाले से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट, जितने जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे फिर सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशंस तो हो गई थी, रिएक्शंस लेकर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।